अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हल करेंगे यूनिट नंबर 9 के सवालात। स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हम सवाल नंबर 9.8 तक के सवालात हल कर चुके हैं और 9.9 और इससे आगे के सवालात हम आज के लेक्चर में हल करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए ये सवालात हल करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम हल करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 के सवालात। स्टूडेंट्स, 9.8 तक के सवालात हम हल कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम 9.9 से शुरू करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर है हमारे पास 9.9, जिसमें कहा गया है कि हरारत सूरज से हम तक कैसे पहुंचती है। जी तो स्टूडेंट्स, हमने बताना है कि हरारत का जो इंतकाल है सूरज से हम तक वो किस तरह से होता है। स्टूडेंट्स, हमने मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में पढ़ा, हरारत जिन तरीक़ों से मुंतकिल होती है। स्टूडेंट्स, उनमें हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के तरीक़ों के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट, कंडक्शन का जो अमल है वो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस की वजह से होता है, लिहाजा कंडक्शन का अमल यहाँ पे मुमकिन नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने कन्वेक्शन का पढ़ा, जिसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या मायत के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बज़ाते खुद हरकत करते हैं और दूसरी जगह एनर्जी पहुँचाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो अमल भी नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स, हमने तीसरा जो तरीका पढ़ा था वो था रेडिएशन का तरीका। स्टूडेंट्स, उसमें क्या था कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। और स्टूडेंट्स, अगर हम सूरज की बात करें तो सूरज से मुख्तलिफ वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं वो निकलती हैं जो कि ज़मीन तक पहुंचती हैं। और स्टूडेंट्स, वो एक ज़रिया है जो कि हरारत जो है वो सूरज से हम तक पहुंचाती हैं। तो स्टूडेंट्स, सूरज से हम तक जो एनर्जी आ रही है, जो हरारत आ रही है, वो वेव्स के ज़रिए से आ रही है। स्टूडेंट्स, वो तरीका जिसमें वेव्स के ज़रिए से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाए उसे हम कहते हैं रेडिएशंस। तो हम कहेंगे कि हरारत सूरज से हम तक, जी तो स्टूडेंट्स, हरारत सूरज से हम तक रेडिएशंस के ज़रिए पहुंचती है क्योंकि सूरज से मुख्तलिफ़ किस्म की वेव्स निकलती हैं जो कि हरारत ज़मीन पर लेके आती हैं और इन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, वो तरीका जिसमें वेव्स जो हैं वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स, हरारत जो सूरज से आती है हम तक वो रेडिएशन के तरीके से मुंतकिल होती है। लिहाजा इंतकाल हरारत का जो तरीका सूरज से हरारत ज़मीन पे लेके आता है वो है रेडिएशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 9.10। लेज़ली क्यूब के ज़रिए मुख्तलिफ सतहों का मुआवजा कैसे किया जा सकता है। जी तो स्टूडेंट्स, लेज़ली क्यूब के ज़रिए मुख्तलिफ सतहों का मुआवजा कैसे किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि लेज़ली क्यूब होती क्या है। स्टूडेंट्स, ये मेटल्स की बनी हुई एक क्यूब होती है और इसकी मुख्तलिफ सतहें होती हैं जिनको मुख्तलिफ रंग किया जाता है, इनके वो मुख्तलिफ रंगों की होती हैं। स्टूडेंट्स, इसकी जो 4 सतहें होती हैं अमूमन, उनमें एक चमकदार नकरई सतह होती है, दूसरी एक बेरौनक काली सतह, एक सफ़ेद सतह और एक रंगीन सतह होती है। स्टूडेंट्स, लेज़ली क्यूब काम कैसे करती है। स्टूडेंट्स, एक रेडिएशन डिटेक्टर रखा जाता है इस क्यूब के आगे और इस क्यूब के अंदर गर्म पानी को डाला जाता है और स्टूडेंट्स वो जो गर्म पानी है
वो हरारत खारिज करेगा जब, तो वो जो रेडिएशन डिटेक्टर है वो रेडिएशंस जो निकल रही होंगी मुख्तलिफ रंगों से उनको डिटेक्ट करेगा और उससे हमें पता चलेगा कि किस रंग से कितनी ज़्यादा हरारत खारिज हो रही है। स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्ज कीजिए एक सतह ये है, इसके सामने रेडिएशन डिटेक्टर को रखा जाता है। इसमें से जो रेडिएशन स्टूडेंट्स निकलेंगी वो ये रेडिएशन डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करेगा और इसी तरह से मुख्तलिफ रंगों की जो सतहें हैं वहाँ से जो वेव्स निकल रही हैं, जो रेडिएशंस निकल रही हैं, वो इस डिटेक्टर के ज़रिए बारी बारी चेक की जाती हैं। यानी कि पहले एक रंग को इस डिटेक्टर के सामने रखा जाता है, एक सतह को, फिर दूसरी सतह को, फिर तीसरी सतह को और उसके बाद चौथी सतह को। और इस तरह से स्टूडेंट्स तमाम सतहों के ज़रिए से जो रेडिएशंस निकल रही हैं उनका मुवाजना किया जाता है। और स्टूडेंट्स उनका मुवाजना किस बुनियाद पे किया जाता है? उन रेडिएशंस की बुनियाद पे जो उन सतहों से बाहर खारिज हो रही हैं। और उन रेडिएशंस का हमें पता कैसे चलता है? उस रेडिएशन डिटेक्टर की वजह से, जो डिटेक्ट करके हमें बताता है कि इस रंग से, इस सतह से इतनी रेडिएशंस निकली हैं। जिस सतह से स्टूडेंट्स जितनी ज़्यादा रेडिएशंस निकलेंगी हम कहेंगे कि वो उसकी खारिज करने की जो सलाहियत है हरारत वो ज़्यादा है, यानी कि रेडिएशन ज़्यादा खारिज करने की सलाहियत उस रंग की ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लिखना चाहें तो हम कहेंगे जी। तो स्टूडेंट्स अब इसमें जो जो सतहें हैं, जो उनका रंग है, उनमें एक होती है नकरई चमकदार सतह, दूसरी स्टूडेंट्स होती है बेरौनक काली सतह, तीसरी सफेद सतह और जो चौथी है स्टूडेंट्स वो होती है रंगीन सतह। जी तो स्टूडेंट्स जब इनका मुवाजना किया गया एक रेडिएशन डिटेक्टर के ज़रिए से तो देखा गया कि जो बेरौनक स्याह सतह है वो सबसे ज़्यादा रेडिएशंस खारिज करती है और उसके बाद जो रंगीन सतह है वो रेडिएशंस खारिज करती है, फिर उससे कम सफ़ेद सतह खारिज करती है और सबसे ज़्यादा कम जो है वो चमकदार नकरई सतह खारिज करती है। यानी कि स्टूडेंट्स जो बेरौनक स्याह सतह है वह अखराज की एक बेहतरीन और रंगीन सतह एक अच्छी, सफ़ेद सतह नाकस और चमकदार नकरई सतह इंतहाई ख़राब सतह है जो कि रेडिएशंस खारिज करती है। तो स्टूडेंट्स लेज़ली क्यूब के ज़रिए से इस तरह से मुख्तलिफ सतहों का मुवाजना किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स सवाल नंबर है 9.11 और सवाल में पूछा गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा अमल है जिसमें हरारत को ट्रैप किया जाता है, यानी कि उसे रोका जाता है। स्टूडेंट्स सूरज से मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की जो वेव्स आती हैं उनमें से कुछ वेवलेंथ्स की जो वेव्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के जो बुखारात हैं उनमें
स्टोर हो जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात जो हैं वो उनको रोक लेते हैं। और इस तरीके से स्टूडेंट्स वो जो हरारत है वो वापस खारिज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट पैदा होता है उसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और स्टूडेंट्स नर्सरीज़ के अंदर भी आपने देखा होगा कि एक कमरे में मुख्तलिफ पौधों को रखा जाता है और उसके ऊपर पॉलीथीन या प्लास्टिक की एक शीट बिछाई जाती है, यानी कि उस कमरे की जो छत होती है या उसकी दीवारें जो होती हैं वो पॉलीथीन या प्लास्टिक की बनाई जाती हैं। स्टूडेंट्स जो ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं वो उसमें से गुजर नहीं पाती, जबकि जो कम वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं वो गुजर जाती हैं। और स्टूडेंट्स वो जो पौधे हैं वो ज़्यादा वेवलेंथ की हरारत खारिज करते हैं, ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशंस खारिज करते हैं। और जैसे कि पॉलीथीन और प्लास्टिक जो है उसने सूरज की ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशंस को अंदर नहीं आने दिया, इसी तरह से इन पौधों से खारिज करदा जो ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं ये भी बाहर नहीं जा सकेंगी। और स्टूडेंट्स इस तरह से हरारत जो है वो एक कमरे के अंदर ट्रैप हो जाएगी और उस कमरे का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस अमल को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और स्टूडेंट्स जैसे हमने पहले बात की कि हमारी फ़िज़ा में भी ये अमल चल रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात जो हैं वो ज़्यादा वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं उनको खारिज नहीं होने देते और उस हरारत को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से जो ज़मीन है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इस अमल को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम कहेंगे जी। तो स्टूडेंट्स हमने बात की कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात जिस तरह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का सबब बनते हैं, इसी तरह से नर्सरीज़ में मौजूद पॉलीथीन या प्लास्टिक के जो कमरे बने होते हैं वो भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का सबब बनते हैं। और हमने देखा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वो अमल है जिसमें हरारत के रेडिएशंस को रोक लिया जाता है और वो टेम्परेचर के बढ़ने का सबब बनती हैं। जी स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स 9.12। जी तो स्टूडेंट्स सवाल नंबर 9.12 में पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस इफेक्ट के असर की वजाहत करें। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स ग्लोबल आपको पता होगा ये लफ्ज़ अक्सर यूज़ होता है ग्लोब की वजह से। ग्लोब कहते हैं स्टूडेंट्स पूरी दुनिया को। स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग, वार्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स गर्म होना, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि इस दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, यानी कि हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। और स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का असर क्या है हमने ये बताना है। स्टूडेंट्स हमने पिछले सवाल में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा कि ये वो इफ़ेक्ट है जिसमें सूरज की जो रेडिएशंस हैं, कुछ रेडिएशंस वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखारात में जज़ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो उनको खारिज नहीं करती, और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हमारी फ़ज़ा का जो टेम्परेचर है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और स्टूडेंट्स जैसे जैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में टेम्परेचर बढ़ता है, ज़ाहिर सी बात है वैसे वैसे हमारे इर्द गिर्द टेम्परेचर बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। स्टूडेंट्स जैसे जैसे दिन ब दिन फ्यूल के जलने का अमल जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, यानी कि ट्रैफिक जो है वो बढ़ रही है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करती हैं। स्टूडेंट्स उनसे जो धुआं खारिज होता है वो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनता है। और स्टूडेंट्स गाड़ियों का धुआं और इंडस्ट्री से खारिज होने वाला धुआं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। स्टूडेंट्स जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार फ़िज़ा में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार फ़िज़ा में मौजूद होगी उतनी ही ज़्यादा
वो हीट को, हरारत को ट्रैप करेगी। और स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा हरारत ट्रैप होगी उन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की वजह से, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। और स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि ज़मीन का टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का असर है जो कि ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रहा है। और स्टूडेंट्स, अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स, हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड की फिजा में ज्यादती से ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्यों ऐसा होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी उतनी ज़्यादा रेडिएशन ट्रैप होंगी और उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। स्टूडेंट्स, ये वो इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने हल किया सवाल नंबर 9.9, 9.10, 9.11 और 9.12 को। स्टूडेंट्स, हमने उनके जवाबात लिखे और उनको समझने की कोशिश की। जी तो स्टूडेंट्स, आगे के मश्की सवालात हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।